नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अभी ज्योग्राफी घटना चक्र के अंतर्गत जीव विज्ञान की उपशाखाएं और उससे संबंधित प्रश्न देख चुके थे। अब अगला चैप्टर है जैव विकास। इसमें पहले नोट दिया गया है, तो पहले नोट से शुरू करते हैं। जीवन की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति अनुमानतः 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। कालांतर में इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक वैज्ञानिक द्वारा विभिन्न सिद्धांत परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति सबसे आधुनिक है। इससे संबंधित विस्तृत सर्वमान्य परिकल्पना रूसी जीव रसायन शास्त्री AI ओपेरिन ने भौतिकवाद या पदार्थवाद के नाम से प्रस्तुत की, जो कि उनकी पुस्तक जीवन की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ लाइफ में छपी। इसके प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं। इस बुक में जो प्रमुख तथ्य थे वो है जीवन अर्थात आरंभिक जीवों की उत्पत्ति आज से लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व आदि सागर के जल में न्यूक्लियोप्रोटीन्स के वायरस जैसे कणों के रूप में हुई, जो परपोषी एवं अवायवीय थे। 3.8 अरब वर्ष पूर्व कलायुक्त प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई की रूपी जीव बने, जिसे पहले परपोषण तथा बाद में स्वपोषण प्रारंभ हुआ। स्वपोषी आदि जीव वर्तमान के नीले हरे शैवाल जैसे थे। लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व यूकेरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई, जिनसे वर्तमान में जीव जगत के सारे जीव जीवाणु बने। प्राचीन या आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य अनुपस्थित थी, जबकि मीथेन, CH4, अमोनिया, NH3, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें उपस्थित थी। जैव विकास का मौलिक परिकल्पना एवं सिद्धांत। जैव विकास की मौलिक परिकल्पना परिवर्तन के साथ अवतरण अर्थात निम्न कोटि के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिक विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति ही जैव विकास कहलाता है। लैमार्क, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डी व्रीज आदि वैज्ञानिकों ने ठोस प्रमाण के आधार पर जैव विकास की विस्तृत व्याख्याएं प्रस्तुत कर अपने सिद्धांत दिए। पहला लैमार्कवाद। जैव विकास परिकल्पना पे पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया। इन्होंने 1809 में अपनी पुस्तक जो लिखी थी फिलॉसफी जूलॉजिक में छपा था। इस सिद्धांत को लैमार्कवाद कहा गया। यह निम्न कुछ धारणाओं पर आधारित था। पहला, बड़े होने की प्रवृत्ति होती है, वातावरण का सीधा प्रभाव, अंगों की उपयोग या अनुपयोग का प्रभाव, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ये इसके महत्वपूर्ण धारणा थी। लैमार्क को उपार्जित लक्षणों की वंशागत सिद्धांत भी कहते हैं। लैमार्कवाद को अंगों को उपयोग एवं अनुपयोग की धारणा के अनुसार अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ व विकसित हो जाते हैं तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय तथा धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं। उदाहरण स्वरूप जिराफ की गर्दन का लंबा होना, सर्पों में टांगों का अभाव। इसमें दिखा रहा है जिन अंगों का ज़्यादा प्रयोग होता है उनका विकास ज़्यादा हो जाता है। जैसे पहले नीचे जिराफ, फिर ऊपर नीचे घास खत्म होने के बाद ऊपर पेड़ पौधे, फिर बड़े बड़े पेड़ पौधे खाने लगे, उनकी पत्तियां खाने लगे, फिर ये इनकी गर्दन लंबी होती चली गई। ठीक। डार्विनवाद क्या है? चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। उनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद कहते हैं। इसकी विस्तृत व्याख्या उनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति 1859 में छपी। यह सिद्धांत निम्नलिखित तत्वों पर आधारित था। जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति, ओवर प्रोडक्शन की क्षमता होती है। जीवन संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, विभिन्नताएं और उनकी वंशागति, वेरिएशंस एंड देयर इनहेरिटेंस। योग्यतम की अतिजीविता,
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या प्राकृतिक चयन, ये जो है डार्विनवाद की धारणाएं थी। उत्परिवर्तनवाद, म्यूटेशन थ्योरी। जैव विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत हॉलैंड के पादप शास्त्री ह्यूगो डिब्रिज ने दिया। उन्हें अपना प्रयोग शांत प्रिमरोज अर्थात आइनोथेरा लैमार्कियाना नामक पौधे पर किया था। उनके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति एक ही बार में स्पष्ट और अस्थायी वंशागत आकस्मिक उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन होता है उसे म्यूटेंट कहते हैं। जिसमें लक्षण दिखाई देता है उसे म्यूटेंट या उत्परिवर्ती कहलाता है। जाति के विभिन्न सदस्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं। ठीक, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? आर्कियोपेटेरिक्स जो है ये जुरेसिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी था, जिसका जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरेसिक चट्टानों से मिलते हैं। यह सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक कड़ी है, जिसमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ, चोंच, दांत और अग्रपादों की उंगलियों पर पंजे हैं। इसके बावजूद यह पक्षी था क्योंकि इसने अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों के रूप में रूपांतरित हो गया। तो इतना जानिए कि आर्कियोपेटेरिक्स जो होता है वो सरीसृप और पक्षियों के बीच की संयोजक कड़ी है, आर्कियोपेटेरिक्स। दूसरा है यूग्लिना। ठीक, यूग्लिना जो है ये पादप और जंतुओं के बीच का संयोजक कड़ी है, पादप और जंतुओं के बीच का यूग्लिना हो गया। अगला है नियोपाइलिना, ये एनालिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है, नियोपाइलिना। ठीक, प्रोटोथीरिया, जो प्रोटोथीरिया होता है वह सरीसृपों और स्त्रियों के बीच का संयोजक होता है, सरीसृपों और स्त्रियों के बीच का ये होता है। और यह निम्न कोट के स्तनियों का उपवर्ग है प्रोटोथीरिया। इसके अंदर एक्टिना, बत्तख, खोज, चोची, प्लेटिस आते हैं और यह जो है सरीसृप स्तनियों के बीच का संयोजक है। उसी तरह डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे जो कि मध्यजीवी मेसोजोइक महाकल्प में थे। मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्पों ट्रायसिक कल्प, जुरासिक कल्प और क्रेटेशियस कल्प में बांटा गया है। मैमथ वर्तमान समय में विलुप्त होते हैं। ये एलिफेंट का पूर्वज माना जाता है, काफ़ी विशाल होते थे। क्रो-मैग्नान मनुष्य के आधुनिक मानव होमो सैपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की उपजाति होमो सैपियंस फॉसिल्स मानते हैं। क्रो-मैग्नान का शरीर गठा हुआ लगभग 180 सेंटीमीटर लगभग 6 फीट लंबा और कपाल हुआ 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर होती थी। डेनिसोवन एक आदिमानव प्रजाति है जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं से प्राप्त अस्थि अवशेषों से इसकी पहचान हुई है तथा फिर चीन के तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े और विश्लेषण से इनके पूर्वी एशिया तक विस्तारित होने की पुष्टि की घोषणा 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित विज्ञान मैगजीन नेचर में प्रकाशित एक शोध पत्र में की गई है। तिब्बत में प्राप्त डेनिसोवन का यह जबड़ा उत्तर मध्य प्लेस्टोसीन काल का है। डेनिसोवन के अवशेष डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमो सैपियंस और निएंडरथल से पृथक तीसरे प्रकार का समकालीन मानव प्रजाति माना जा रहा है डेनिसोवन को। अब इस पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं। इस पर आधारित प्रश्न है, निम्न में से कौन गैस प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी? तो आदिम प्राचीन में कौन अनुपस्थित थी? ऑक्सीजन अनुपस्थित था, हम लोग देख चुके हैं। प्रसंगत विकल्पों में आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य या अनुपस्थित थी, जबकि मीथेन CH4, अमोनिया NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें थीं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है? तो पृथ्वी पर जीव का डी ऑप्शन सही है। लगभग ये जो है 2 अरब वर्ष होगा वर्ष पूर्व। वर्तमान समय के अनुसार पृथ्वी पर कोशिकीय रूप में जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ। प्रारंभ में
जीव साधारण युग्मकोशिकीय थे, फिर बाद में बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ जो कि यूकेरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। कहता है कि जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल साधारण किस्म के प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो सबसे पुराना जीव पृथ्वी पर नील हरे शैवाल है। ये प्रथम जीव है जिन्होंने सूर्य के प्रकाश में जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी जो अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई। अगला क्वेश्चन है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? तो ये जो है ओवर प्रोडक्शन है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, सर्वाइवल फॉर ऑफ द फिटेस्ट और ओवर प्रोडक्शन, तीनों है उपयुक्त सही। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जो विकासविद थे उन्होंने डार्विनवाद प्रस्तुत किया। डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णवाद भी कहते हैं। डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या उनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति 1859 में छपी थी। डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इन तीनों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी? तो ये जो है डार्विन की पुस्तक है। डार्विन की पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई थी। चार्ल्स डार्विन को इंग्लैंड के जो विकासविद थे उनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद की थ्योरी कहते हैं। ठीक, विकासवाद का सिद्धांत। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया। चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है और विकासवाद कहलाने वाले ही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना। जैव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लैमार्क ने जैव विकासवाद को समझाया था। जैव विकास परिकल्पना भारत का पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत है जो फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बेप्टिस्ट डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया, जो 1809 में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में छपा। इसे लैमार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों के वंशागत सिद्धांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। ठीक, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को हॉलैंड के पादपशास्त्री ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया। इनके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा अस्थायी वंशागत बड़ी भिन्नताओं के कारण होती है। जाति का पहला सदस्य जिससे उत्परिवर्तन लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्तित कहलाता है। उन्होंने अपना प्रयोग साध्य प्रिमरोज पर किया था। अब इसमें मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो ब्रिज ने दिया था, ह्यूगो डी ब्रिज ने। ठीक, और विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल एंड टैटम और ओपेरन अवधारणा जो है जैकब और मोनोड ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने, विकास का सिद्धांत डार्विन, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना बीडल एंड टैटम, ओपेरॉन अवधारणा जैकब एंड मोनोड ने। अगला क्वेश्चन है, विकास का मुख्य कारक क्या है? तो विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण होता है। जैव विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन है, क्योंकि यही विभेदों एवं अन्य हासिल किए गए हुए जीनों से अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है। प्राकृतिक वर्ण या चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादी में जीन रूपों तथा एलील जीनों दोनों की ही आवृत्तियों में महत्वपूर्ण उत्परिवर्तन होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। अंगों का एक उपयोग
अनुप्रयोग में किए जाने से। अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किया जाना, चूँकि पैर का उपयोग सांपों ने बंद कर दिया करना, तो जो है पैर जो है विलुप्त हो गए। तो यह है अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से, ये ऑप्शन सही है। फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक लैमार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग के कारण होते हैं। बदलते वातावरण में जीवधारी नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने कुछ अंगों को अधिक प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ अंगों का कम, जिसके कारण अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय तथा धीरे धीरे करके विलुप्त हो जाते हैं, जिसका उदाहरण हमारे शरीर के अवशेषी अंग हैं। लैमार्क के अंगों के अनुप्रयोग के उदाहरण के रूप में सर्पों में टांगों का अभाव बताया जाता है। भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि हाल ही में विलुप्त हो गई? तो चीता जो है हाल ही में विलुप्त हो गई थी, लेकिन इसको दोबारा जो है कोनो पालपुर नेशनल पार्क एमपी में फिर से नामीबिया से लाए चीतों को जो है छोड़ा गया है। फिर से इनको जो है भारत में स्थापित किया जा रहा है। तो चीता था जो भारत में विलुप्त हो चुका था। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज, तो आधुनिक मनुष्य के जो हाल के पूर्वज हैं वो क्रो-मैग्नान मानुस है। क्रो-मैग्नान मनुष्य को आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव होमो सैपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज और आधुनिक मानव की एक उपजाति होमो सैपियंस फॉसिल मानते हैं। क्रो-मैग्नान का शरीर गठा हुआ लगभग 180 सेंटीमीटर, 6 फुट लंबा था। उसकी कपाल हुआ 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थे। शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार के माध्यम में संदर्भ होता है। यह क्या है कि यह जो है एक आदिमानव स्पीसीज है। डेनिसोवन एक आदिमानव प्रजाति थी जो यूरोपिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में प्राप्त अस्थि अवशेषों से इसकी पहचान हुई थी। फिर चीन तिब्बत की गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के विश्लेषण से इनकी पूर्वी एशिया तक विस्तारित होने की पुष्टि की घोषणा 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित विज्ञान मैगजीन नेचर में प्रकाशित एक शोध पत्र में की गई थी। तिब्बत से प्राप्त डेनिसोवन का यह जबड़ा उत्तर मध्य प्लीस्टोसीन काल का है, जो डेनिसोवन के अवशेष से डीएनए विश्लेषण के आधार पर होमो सेपियंस और निएंडरथल से पृथक तीसरे प्रकार का समकालीन मानव प्रजाति माना जा रहा है। अगला क्वेश्चन है आर्कियोपेटेरिक्स क्या है? तो हम लोग देख चुके हैं, ये जो है जुरासिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी है। ठीक, आर्कियोपेटेरिक्स जुरासिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी था जिसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरैसिक चट्टानों से मिले हैं। यह सरीसृप तथा पक्षियों के बीच संयोजी जंतु है, जिसमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत तथा अग्रपादों की उंगलियों पर पंजे थे। फिर भी यह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। यह जंतु जैव विकास को सिद्ध करता है। आर्कियोपेटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच संयोजक कड़ी है? तो सरीसृप और पक्षियों के बीच में। अगला क्वेश्चन है मैमथ पूर्वज थे? तो मैमथ जो है हाथी के पूर्वज थे। अगला क्वेश्चन है डायनासोर थे? तो डायनासोर जो है मेसोजोइक काल के सरीसृप थे। डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे जो कि मध्यजीवी और मेसोजोइक महाकाय में थे। मध्यजीवी महाकाय को 3 कल्पों, ट्रायसिक कल्प जो 3.8 करोड़ वर्ष का था, जुरासिक 5.7 करोड़ वर्ष और क्रेटेशियस कल्प 3 काल में बांटा जाता है। क्रेटेशियस में डायनासोर पुष्पी पादपों एवं स्तनियों का विकास होता रहा, किंतु अंतिम चरण के उत्तरी महाद्वीपों में जुड़ने, गोंडवाना महाद्वीप के पृथक होने तथा पृथ्वी पर उल्का पिंडों गिरने से डायनासोर सहित लगभग 76 प्रजातियों की व्यापक विलुप्ति हुई। डायनासोर रहे हैं, तो डायनासोर जो है मेसोजोइक काल में रहे हैं। जीवों के विकास एवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसमें जो है सैलामेंडर, अजगर और कंगारू। दिए गए विकल्प में सैलामेंडर का विकास काल सबसे पहले
सैलामेंडर सबसे पहले आए 360 मिलियन वर्ष पूर्व, तथा कंगारू का सबसे बाद मतलब 145 मिलियन वर्ष पूर्व था। ठीक, तो दोस्तों ये जैव विकास से संबंधित जो भी नोट्स थे और जो भी अभी तक प्रश्न आए थे इनसे ये कंप्लीट हो गए हैं। और अब हम लोगों का आगे एक बड़ा चैप्टर है, यहाँ से बहुत से प्रश्न बनते हैं, इसका नोट्स भी बहुत ज़्यादा होगा, प्रश्नों की संख्या इसमें ज़्यादा होगी वर्ग की, जिस पे हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। यदि आपको सेशन पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।